अगर आपके स्टूडेंट्स में कोई एक दिन का सीएम बना या तो परमानेंटली का सीएम बना, तो जी। आप उनसे क्या फायदा लेना चाहते हो एजुकेशन के लाइन से? सीएम बना तो हाँ, आपका स्टूडेंट सीएम बना तो। हम्म, हम्म, तो मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि हमारा हर बच्चा एक मिनिस्टर बन जाए, एक जी, सीएम बन जाए, आपकी एक दुआ को पीएम कबूल बन करे जाए। अल्लाह ताला। जी। 18वीं सदी में हम्म, जब उर्दू उरूज पर पहुंची, तो क्या हिंदू क्या मुसलमान सबों ने जो है उर्दू वही। में तालीम हासिल की। आपको हम्म, कितने नाम गिनाऊं मैं। यही अटल बिहारी जी वाजपेयी, जी, वही तब ये से करते उर्दू भी में जानते, हाँ, उर्दू कह रहा हूँ। उर्दू में शायरी करते थे। जी जी अडवाणी जी, जी, इस तरह इसमें भी। आडवाणी जी ये भी उर्दू के। और आप इंद्र कुमार गुजराल जो कि हमारे हम्म, भारत के वजीर आजम, हम्म, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, हम्म, वो भी उर्दू जानते थे, उर्दू में उन्होंने तालीम हासिल की है। हम्म। कई ऐसे नाम गिनाऊं मैं आपको जो उर्दू में लोगों ने तालीम हासिल की है। और इसी तरह जी यूपीएससी में जी। उर्दू लैंग्वेज भी रखा गया है। उर्दू लैंग्वेज हाँ, भी रखा है कि उसको इतना इंपॉर्टेंट समझते हुए उन्होंने रखा है ना। जरूरी तो उनका जरूरी है। रिसर्च कितना होगा उसके ऊपर। ये तो एक फिल्मी डायलॉग जैसा लग फिल्मी रहा है डायलॉग, मुझे। एक दिन एक का दिन का नायक, एक एक दिन दिन का का सीएम। सीएम जी। जैसा था। अ, तो हो सकता है ऐसा भी, मैं एक दिन के लिए भी अगर बनाया बना बना हो जा सकता है। सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है उसमें, क्योंकि मैं भी भारत का नागरिक हूँ, तो नागरिक मुझे हूँ भी पूरे कोई। हक हैं जी कि जी मैं भी बिल्कुल। एजुकेशन मिनिस्टर बन सकता हूँ। सन से हम्म। तो उसका भी जो है ना उर्दू में तर्जुमा करके हमने एक पेनड्राइव में पूरे सिस्टम में डाल रखा है। अच्छा। तो वो हिसाब से बच्चों को हम लोग उसके जरिए से भी तालीम देते हैं। तो यही तो बच्चों को इंटरेक्ट करता है ना जी जी। जी जी। वही तो, ये सब होना जरूरी भी है। अभी चार दीवार में बैठकर सिर्फ टीचर से टीचर सुनना, देखते वो रहेगा तो। कभी उगता जाते हैं बच्चे। जी जी तो इस बिल्कुल, वो तरह तो है का ही। नया तरीका जब उनके अंदर आ जाता है, तो हम्म, उनके पढ़ने पढ़ाने में और इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। शौक बढ़ जाता है। बिल्कुल। कुरान की जो सबसे पहले आयत उतरी, जी। वो इकरा है। इकरा। पढ़ो। इकरा का मतलब है पढ़ो। पढ़ो। जी। तो पहली आयत ही से हमें ये बताया जा रहा है कि तालीम हमारे लिए कितनी जरूरी जरूरी है। है। जी बिल्कुल। लेकिन हम जो है तालीम से दूर हो रहे हैं। हम्म, तालीम, जबकि हमें इकरा से बहुत कुछ सीखना चाहिए था। इस आयत से अल्लाह ने इसमें फरमा रहा है कि आप पढ़ो, पढ़ने का हुक्म दिया गया है हमें। लेकिन आज हम जो है तालीमी मैदान में पीछे रह गए हैं। किसी कौम की तरक्की का दारो मदार सिर्फ और सिर्फ तालीम पर है। तालीम पर ही है। जब तक जिस कौम में तालीम नहीं होगी, जिस कौम में इल्म नहीं होगा, तो यकीनन वो कौम कभी तरक्की नहीं तरक्की करेगी, नहीं करेगी, वो सक्सेस भी तनज़्ज़ुली नहीं पर रहेगी। पाएगी। जी जी। बिल्कुल, वो तो तो है ही। एक एक शायर बहुत ही अच्छा शेर यहाँ पर लिखता है। हम्म, हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे। हम्म। हैरत है तालीम व तालीम और तरक्की तरक्की में पर है है। पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। जी। जी। माँ बाप बैठे हैं एक बेड पर और बच्चा वहां पर है, दोनों माँ बाप मोबाइल लेकर बैठे हैं। बच्चा सोच रहा है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मोबाइल से आया हूँ या इनसे आया हूँ। ऐसा है। जी जी, तो वैसे तो बहुत रील बने हैं मोबाइल पर। तो जरूरी है कि वो माँ बाप अब मोबाइल यूज करे, तो वो भी चाहता है कि मैं भी मोबाइल यूज करूँ। अब के माँ बाप एजुकेटेड हैं, हम्म। लेकिन बच्चों की तरफ उनकी उनकी मुतवज्जो तवज्जो नहीं कम हो उनकी। रही है। उनकी तवज्जो मैं देख रहा हूँ कि उनकी तवज्जो हाँ मोबाइल पर ही हो रही है। हाँ, तो एक रीजन ये भी है। हम्म। आपने वजह पूछी, तो मैं एक बच्चे वजह जो है महंगाई के बारे में बोला, तो बोला दूसरी दूसरा वजह जो वजह है मोबाइल मोबाइल है। है। आप बता रहे हैं ना, जैसे वैसा बहुत चला है अभी। जी जी इतने बिल्कुल। होनहार टीचर्स रहने के बावजूद, काबिल टीचर रहने के बावजूद भी जो है ना, आजकल ऐसा निजाम बन गया है कि लोग जो लोग है गवर्नमेंट स्कूल से हटकर जो है प्राइवेट प्राइवेट स्कूल स्कूल को की तरफ जा भी, रहे हैं। यहाँ तक कि हालांकि उन्होंने कर्जा करके भी जाते हैं प्राइवेट हाँ, स्कूल को, ऐसा ऐसा भी चल रहा है लोग। जी जी। अगर हमारे पड़ोस का बच्चा किसी कॉन्वेंट स्कूल को जाता है, हम्म, वहाँ का ड्रेस, वहाँ का मतलब रहन सहन, वहाँ का हाईफाई, ये देखकर जो है ना सामने वाले का दिल जो है पिघल जाता है। अच्छा। तो वो सोचती है कि मस्तूरात में ये चीज होती है, हाँ, अच्छा, ख्वातीन में। सिर्फ मस्तूरात में होती है। हाँ, तो वो सोचते हैं कि उनका बच्चा ये स्कूल में जा रहा है, तो मेरा बच्चा क्यों ना जाए। तो हम्म। ये जो है ना एक से बढ़कर एक, इस तरह से वो निजाम बन गया है वो वैसा। निजाम बन गया। वरना गवर्नमेंट स्कूल में आज भी होनहार टीचर्स होते हैं, जी बहुत ही अच्छी डिग्री वाले होते हैं। जी। अगर थोड़ा सा बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने अगर उनका उनका ताउन किया, उनकी मदद की टीचर्स की, हम्म। तो यकीनन बच्चे जो है अच्छी तालीम हासिल अच्छा। कर सकते हैं। एक क्वालिटी एजुकेशन जिसे बोलते हैं। जी, गवर्नमेंट इतना सहूलत दे रही है बच्चों को, खाना पीना जो एग जो कुछ भी है, स्कॉलरशिप, हालांकि यहाँ तक कि बैग शूज सब दे रही है जी। और ड्रेस भी दे रही है। तो फिर भी लोग क्यों उर्दू स्कूल को नहीं डाल रहे, गवर्नमेंट स्कूल्स को क्यों नहीं डाल रहे, क्या वजह है जी? देखिए, वो जहनों में एक बात चली है लोगों के
हाँ, कि वो बोलते हैं ना कि दिखावा जो है ने बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है इंसान को। हम्म, तो उर्दू जबान ही नहीं बल्कि उर्दू को भी और मुसलमानों को भी मिटाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं बातिल कौम। जी लेकिन अल्लामा इकबाल का एक बहुत ही अच्छा शेर है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, तौहीद की अमानत सीने में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, यूनान व मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अकबर पॉडकास्ट चैनल। आज के हमारे खुशी मेहमान है जनाब अब्दुल समद नसरुद्दी सर, जो साकिन कुर्ची से। जी दोस्तों, इन्होंने 26 साल से हमारे हुगार बुजुर्ग उर्दू स्कूल में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम उनसे उर्दू स्कूल के मुताबिक और इस उर्दू लैंग्वेज के मुताबिक, जो आज के दौर में लोग समझते हैं कि उर्दू बहुत ही उसको उससे लगाने से कुछ फायदा नहीं, आज उर्दू स्कूल को सबसे हकीर समझा जा रहा है। क्यों आज ऐसा समझा जा रहा है? हालांकि हमको उससे और भी ज्यादा इज्जत देना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए आज हम उनसे पूछते हैं। जी जनाब, आपकी तालीम कहाँ पर हुई और आप इस स्कूल से जुड़ने का सफर किस तरह रहा? जी, तो सबसे पहले मैं अकबर पॉडकास्ट का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपने पॉडकास्ट में मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा इसमें ग्रामी अब्दुल समद गौस मोहुद्दीन नसरदी। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो हमारे अब्बा किसान थे, लेकिन मुझे इल्म हासिल करने का बेहद शौक़ था। मेरा इरादा था कि मैं एक आला से आला तालीम हासिल करूं, एक अच्छा बेहतर डॉक्टर या इंजीनियर बनूं, लेकिन हालात की वजह से वो नहीं हो पाया। तो क्योंकि अल्लाह ने मेरे लिए कुछ और ही इंतज़ाम कर रखा था, तो मुझे इस लाइन में, जो पढ़ने पढ़ाने की लाइन है, तो वहाँ पर मुझे मेरे खुद ब खुद कदम वहाँ पर चल दिए। तो मैं 2 साल के लिए जो टीसीएस का कोर्स होता है, तो उसमें मेरा दाखिला हो गया गवर्नमेंट सीट से। और उसके बाद देखते देखते 2 साल ख़त्म हो गए और अभी मेरा कोर्स ख़त्म होके 4-6 माह भी नहीं हुए थे, तो मुझे जो है जॉब का ऑफ़र आ गया। तो मैं, मेरे आसपास, हमारे गांव या गांव के आसपास कई ऐसे स्कूल्स थे जहां मैं ले सकता था जॉब, लेकिन मुझे पता नहीं क्योंकि मेरा अचानक से जब मैं हॉट सीट पर बैठा तो मेरे ख्याल में जो है उगार बुजुर्ग जैसे ही नाम आया तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। मेरा 11 नवंबर 99 को मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। यानी 11 नवंबर जो है एक, हम, मेरी नज़र में एक अहम दिन है, अहम तारीख है, क्योंकि 11 नवंबर को मौलाना अबू कलाम आज़ाद का भी जन्म हुआ है। तो जी उनका जन्म जो है 11 नवंबर 1888 में हुआ है, और मेरा जो अपॉइंटमेंट है वो 11 नवंबर 1999 में हुआ है। यानी आपके 111 साल के बाद में मैं इस जॉब में लगा हूँ। लगे। अच्छा, बहुत ही माशाल्लाह यार। आपकी इस जिंदगी का अल्लाह आपको कामयाब का राह दिखाए। अच्छा माशाल्लाह, अच्छी बात थी। जी हाँ जनाब, उर्दू स्कूल का आपके नज़दीक क्या अहमियत है? देखिए, मैं सबसे पहले उर्दू के बारे में बताऊंगा। जी उर्दू स्कूल, उर्दू उर्दू ज़बान से जुड़ी हुई है। हम्म, तो मैं उर्दू के बारे में बता दूं कि उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। जी एक मशहूर शायर जिन्होंने बहुत ही अच्छा शेर लिखा है। तो उर्दू ज़बान जो है दुनिया की बेहतरीन ज़बान है। इसका बोलने वाला और सुनने वाला दोनों एक दूसरे पर फजीलत रखते हैं। उर्दू जो है सुनने वाले को ऐसा मालूम होता है जैसे उसके कानों पर फूल झड़ रहे हैं। तो उर्दू ज़बान जो है वो वजूद में आई लगभग 1700 साल हो सन गए। ईस्वी में, यानी 17वीं सदी में इसका आगाज जी हुआ। जी, उर्दू के लग़वी माने हैं लश्कर के, लश्कर, यानी फौज। फौज। फौज यानी लश्करी ज़बान बोलते हैं इसको, अच्छा वजूद में आने का इसका मकसद। तो फौज में जो है अक्सर उर्दू बोली जाने लगी। अच्छा। तब जो है, जब उसका जब आगाज हुआ
तो अंग्रेजी हुकूमत ने, फ्रांसीसियों ने जो है सन 1837 में अच्छा। उन्होंने उर्दू को और थोड़ा बढ़ावा दिया। कैसा बोले तो वो अपनी अंग्रेजी जबान के साथ साथ अपने कई रियासतों में दफ्तरी जबान के तौर पर उर्दू को इस्तेमाल किया। इस्तेमाल कर। वो उनका उसके अंदर भी एक मफाद था, उसके अंदर भी उनका एक फायदा था, क्योंकि तब जो है फारसी ज्यादा आम पर थी, तो फारसी को कम करने के लिए उन्होंने उर्दू को लाया, बढ़ाया। तो ये उर्दू जबान का ये है। तो 1780 के आसपास एक शायर जिसका नाम है गुलाम हमदानी, उन्होंने अपनी शायरी में उर्दू का तारुफ कराया। तब से जो है उर्दू थोड़ा थोड़ा जो है परवान चढ़ती गई, और आते आते उर्दू इतनी परवान चढ़ गई कि मुस्लिम ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इसे अपनाने लगे। अच्छा। तो शायरी के जरिए अपने गैर मुस्लिम शोरा ने भी उर्दू जबान को काफी परवान चढ़ाई, जिसमें मुंशी प्रेमचंद का नाम आता है। प्रेमचंद्र। हाँ, मुंशी प्रेमचंद का नाम आता है, गुलजार का आता है, गोपीचंद जी। नारंग का आता है। इन लोगों ने जो है उर्दू को काफी परवान चढ़ाया। हम समझते थे कि पहले उर्दू जबान जो है वो मुसलमानों की जबान है, ऐसा नहीं है। उर्दू को मुस्लिम ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम ने भी दिलो जान से अपनाया। तो उसी उर्दू की शायरी में गैर मुस्लिम ने भी जो है अपने अशार लिखे और उर्दू को जो है परवान चढ़ाया। तो उर्दू जबान को पहले मोरस, रेख्ता या दीगर नामों से भी जाना जाता था। मोरस, रेख्ता, हिंदुई, दहलवी, इन नामों से जाना जाता था। बाद में जो है उसका नाम उर्दू पड़ गया। तो हिंदुस्तान की चौथी बड़ी जबान है उर्दू जबान। अच्छा, हिंदुस्तान की हाँ, चौथी। जितने आबादी हिंदुस्तान की है, अब समझो 100 करोड़ आबादी हिंदुस्तान की है, तो उसमें से 6 करोड़ लोग उर्दू बोलते हैं। 6 करोड़ लोग। और उर्दू उनकी मादरी जबान है। वैसा तो 2011 की मर्दमशुमारी का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, अभी तो उससे ज्यादा भी हो गया, फैल गई होगी उर्दू। हुआ होगा कि आए दिन जो है उर्दू जबान को हकीर समझा जा रहा है, जैसे आपने पहले बताया। तो उर्दू जबान ही नहीं बल्कि उर्दू को भी और मुसलमानों को भी मिटाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं बातिल कौम। लेकिन अल्लामा इकबाल का एक बहुत ही अच्छा शेर है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, तौहीद की अमानत सीने में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। जी माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह बताया आपने। जनाब, अगला सवाल यह है कि इस दौर में उर्दू बच्चों को सीखना और इस जबान को बाकी रखना मुश्किल है या आसान है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जी। दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। ये बहुत ही अच्छा शेर है। इससे शायर ये कहना चाह रहा है कि गैर तो गैर, अपनों ने भी जो है इसे जो है कमजोर समझा है। तो पहले जमाने में मुस्लिम तो मुस्लिम, गैर मुस्लिम भी जो है उर्दू जबान सीखते थे, लेकिन जमाने ने करवट ले ली। धीरे धीरे गैर मुस्लिम भाइयों ने जो है उर्दू से नाता तोड़ लिया, खत्म कर दिया, और तब तक भी हालात सही थे। लेकिन जब अपने जो मुसलमानों ने अपनी मादरी जबान को छोड़कर दूसरी जबानों में जब तालीम हासिल करने लगे, तब जो है उर्दू मजबूर हो गई। अच्छा। तो आज भी अगर हम मुसम्मम इरादा करें, पक्का इरादा करें कि हम अपने बच्चों को उर्दू सिखाएंगे, उर्दू में तालीम दिलाएंगे, तो यकीन जानो एक न एक दिन उर्दू जो है वो बुलंदी पर आएगा। बेहतरीन जबान है भी और बुलंदियों पर चले जाएगी। और लेकिन इसके लिए हमें जो है एक मुसम्मम इरादा करना चाहिए। उर्दू वैसा काफी मुश्किल जबान नहीं है, बहुत ही आसान जबान है, लेकिन हमने जो है उससे राबता कम कर लिया है। हमने उसके कांटेक्ट में न रहने की वजह से वो हमें आजकल मुश्किल लग रही है। बाकी बिल्कुल एक शेर बताऊंगा मैं कि आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। यानी आज भी अगर हमारी कौम चाहे कि हम उर्दू को और बेहतर बनाएंगे, इसको और बुलंदियों पर ले जाएंगे, तो यकीन जानो ये उर्दू जबान जो है तमाम जबानों में से अफजल जबान होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी दुआ करता हूँ कि हमारी उर्दू जबान बुलंदी से चले।
जी जी जनाब। और अभी हाल ही में जो यूपीएससी का रिजल्ट आया, जी जिसमें महाराष्ट्र से एक लड़की ने उर्दू उर्दू स्कूल से मीडियम थी, उनका नाम अदीबा अनम था। जी। तो उन्होंने भी उर्दू स्कूल में ही पढ़कर आज आईएएस बने। तो हमारे भी बच्चे बन सकते हैं बिल्कुल इससे। उर्दू उर्दू स्कूल से कोई नहीं बनता, ऐसा कुछ ये एक नहीं मैं है। आपको एक डाउट क्लियर कर दूं। जी। बच्चा जब पढ़ने का मन बना लेता है, हम्म, बच्चे के अंदर पढ़ने की जब ख्वाहिश जाग उठती है, अगर उसके ख्वाब जो है उसे हम्म, पूरा करने की जब उसमें तड़प आ जाती है, हम्म, तो मीडियम कोई मायने नहीं रखता, मैं कोई मान नहीं रखता। कोई स्कूल कोई मायने नहीं रखती। उस मीडियम में भी बहुत से लैंग्वेजेस भी सिखाते हैं ना। माशाल्लाह पूरे लैंग्वेजेस सिखाते हैं। सिखाते उर्दू मीडियम जबान में जो है, उर्दू मीडियम के स्कूलों में उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी, कन्नड़ा वगैरह जी, जबानें भी सिखाई जाती सिखाई हैं। जाती है। और बाकी कोर सब्जेक्ट तो चलते ही चलते हैं। चलते वो तो सेम ही रहते हैं। जी जी। बिल्कुल। जी जनाब, अभी उर्दू स्कूल में, आपके स्कूल में कौन सी लैंग्वेजेस हैं? तो हमारी स्कूल जो है एक उर्दू मीडियम स्कूल है। हम्म, तो वहाँ पर एक गवर्नमेंट का सिस्टम होता है। जी वहाँ पर बिल्कुल। अब हमारे स्कूल में 3 लैंग्वेजेस सिखाए जाते हैं। हम्म, तो फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो पहली हमारी मादरी उर्दू। जबान, जो बच्चों की मादरी जबान होती है। हम्म, और सरकार का भी यही मंशा है कि ये गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट का ऑर्डर भी है कि बच्चे को इब्तदाई तालीम अपनी मादरी जबान में दो, हम्म, चाहे वो किसी भी मादरी जबान से क्यों ना हो। अगर कोई बच्चा उनकी मादरी जबान कन्नड़ है तो बच्चे को जरूरी है कि उसके लिए कन्नड़ा में मादरी जबान में तालीम दी जाए, इब्तदाई तालीम बोल रहा हूँ जी मैं। जी जी। अगर कोई मराठा है तो उसे चाहिए कि अपने बच्चे को मराठी मादरी जबान में तालीम दी जाए। हम्म, तो हम मुसलमानों की मादरी जबान उर्दू है, तो हमें भी चाहिए कि पहले बच्चे को इब्तदाई तौर पर अपनी मादरी मादरी जबान में जबान तालीम पर दी तालीम जाए। दी जाए। तो हमारे स्कूल में मादरी जबान उर्दू, उसके हम्म, अलावा हमारी रियासती जबान कन्नड़ा कनाडा, और बैनुल इंग्लिश, अक़वामी जबान जो है इंग्लिश। इंग्लिश ये 3 लैंग्वेजेस के अलावा और कोर सब्जेक्ट होते हैं, वो तो हर स्कूल में होते पढ़ाए ही हैं। जाते हैं। सेम एज इट इज पढ़ाया जाता मैथमेटिक्स है, है। साइंस साइंस है, है, सोशल सोशल साइंस साइंस है। है। ये तमाम मज़ामिन हमारे स्कूल में भी पढ़ाए जाते हैं। जी जी बिल्कुल। ये तो सही है जी। तो लोग समझते हैं कि उर्दू स्कूल का लैंग्वेज सब्जेक्ट सिलेबस अलग होता है अदर। अब इंग्लिश मीडियम का देखें कंपेयर टू, तो अलग होता है, ऐसा समझते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो वहाँ पर भी सेम सिलेबस होता है। और इससे भी बहुत से आज हम देखा जाए कि आज भी ऊंचे ओहदे पर हमें हमें देखते हैं। तो दोस्तों इसी तरह अगला सवाल पूछते हैं। उर्दू स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का फ्यूचर आप किस रोशनी में देखते हो? जी। हम्म, देखिए, ये जो सवाल है, मैं इसका जवाब एक शेर में देना चाहता हूँ। जी जी आज। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। हम्म, यानी खुदा तब तक इंसान की भी मदद नहीं करता, किसी कौम की मदद नहीं करता। हम्म, कब तक नहीं करता? जब तक उसके अंदर अपने तड़प ना। आप को बदलने का इरादा ना पैदा हो। हम्म, अगर मैं चाहता हूं कि मैं नेक बनूं, तो मैं नेक बनने के लिए जब मेरे अंदर तड़प पैदा होगी, तब अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी, वरना बेशक। नहीं होगी। वो तो है। हाँ। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर एक बच्चा चाहे कि मुझे उर्दू में तालीम हासिल करना है, तो उर्दू में तालीम हासिल करके एक बड़ा अफसर बनना है, एक बड़ा ओहदे पर मुझे फायज होना है, तो खुदा जरूर न जरूर ब जरूर उसकी मदद फरमाएगा। तो मैं इससे पहले भी बताया कि जब बच्चा पढ़ने का ठान ले, तो हम्म, कोई स्कूल, कोई मीडियम, कोई मायने नहीं रखता। बच्चे की तड़प, उसकी लगन, उसकी मेहनत जो है उसे उस मकाम तक पहुंचाती है। जी बिल्कुल। हमारे जनाब ये बोलना चाहते हैं कि बच्चों में वो सब आना चाहिए कि यानी कि तड़प, उनका जो जज्बा, जो पढ़ने का शौक वो पैदा होना चाहिए, तब भी बन सकते हैं। अगर आप बोलते हैं कि सर मेहनत ही नहीं कर रहे, सर पढ़ा रहे ही नहीं, सही से पढ़ा रहे नहीं, ऐसा बोलेंगे तो नहीं होगा। तो दोस्तों अपने बच्चों में भी वो आना चाहिए, तो तब जाकर बच्चा बन सकता है। जनाब आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल यह है कि आपसे, जी। आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं और उनका क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ, बच्चों के रेशो के हिसाब से जी। एक गवर्नमेंट का एक रेशियो होता है हम्म, कि 30 बच्चों पर एक टीचर। तो इस हम्म, हिसाब से हमारे स्कूल में हम्म, 6 वैकेंसीज यानी 6 छह पोस्ट हैं। वैकेंसी पोस्ट दिए है। 6 पोस्ट हैं। हम्म, तो अभी फिलहाल हम लोग जो है 5 टीचर्स वहाँ पर काम कर रहे कर रहे हैं, हैं। और एक हेडमास्टर का पोस्ट हमारे स्कूल में बाकी है। खाली है। तो रही बात क्वालिफिकेशन की, हम्म, तो हमारे स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह
मुझे नहीं पता कि उगार की स्कूल की खुशकिस्मती है या क्या है, यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वालिफिकेशन कि के टीचर्स टीचर्स जो है यहाँ पर काम है। कर रहे हैं। कोई 10th या 12th पास होकर नहीं आया है, यहाँ पर आने वाले जो है बीए, बीएड, एमए बीएड, बीएससी बीएड। जी जनाब, जी 10th पास और 12th पास करे सालों को भी ले उस पोस्ट में लेते भी नहीं है ना नहीं, टीचर्स। प्राइवेट स्कूल में होता है ना, तो प्राइवेट मैं स्कूल में, वो हाँ, जी उसका जी जी मैंने हवाला दिया जी जी कि बिल्कुल। प्राइवेट स्कूलों में 10th और 12th के ऊपर जो है यानी कम तनख्वाह देकर उनसे काम लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है टीचर्स जब क्वालिफाइड जब टीचर होता है तो वो अपनी क्वालिटी जो है ना बच्चों में डालने की कोशिश करता है। और जी जनाब, प्राइवेट स्कूल में वहां पर 10th भी नहीं मायने रखता और 12th भी नहीं मायने रखता, वहां पर नॉलेज मायने रखता है जी। जी जो जिसको जिस फील्ड में जो टीचर अच्छा पढ़ा सकते हैं, अच्छे अंदाज में जो बच्चों को कैप्चर कर सके, तो उनको ही उन्होंने लेते हैं, नहीं इसी जी, तरह। वो भी है। जी मैं ये नहीं कहता कि वहाँ के टीचर्स नहीं पढ़ाते, हाँ, पढ़ाने पर आए अगर कोई टीचर तो अपनी डिग्री से ज्यादा अगर उसके पास जब क्या बोलते हैं पढ़ाने का हुनर, पढ़ाने का जब हुनर उसके अंदर रहेगा और पढ़ाने का उसे शौक जब रहेगा तो अपने अंदर जितनी मालूमात है वो पूरे के पूरे बच्चों में मुंतकिल कर सकता करेगा। है। जी जी अगर कुछ स्कूल ऐसे भी हैं कि बड़े बड़े डिग्रियां हैं लेकिन वो चाहते नहीं कि अपनी मालूमात पूरे बच्चों में मुंतकिल करें, तो ऐसे भी हालात ऐसे भी टीचर्स हैं आजकल। है। जी जी जनाब, अगला सवाल ये है कि आपसे गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी से कितना मदद मिलता है एक उर्दू स्कूल चलाने में? देखिए गवर्नमेंट स्कूल में वैसा तो काफी सहूलियात गवर्नमेंट की तरफ से हमें मुयस्सर होती हैं जी, जैसा कि फ्री टेक्स्ट बुक है, फ्री यूनिफॉर्म है, फ्री शूज एंड सॉक्स हैं, और बच्चों के लिए खाने का दोपहर में खाने का नज्म है, और बच्चों की सेहत बेहतर बनाने के लिए सरकार ने अभी अभी कुछ सालों में एग और बनाना का भी निजाम उसकी रखा भी है। शुरुआत जी। की हुई है। इसके अलावा और कई सहूलियात बच्चों को मुयस्सर होते हैं सरकार की तरफ से। इसके अलावा और भी जो है ना एक स्कॉलरशिप भी होता है जो बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए भी इतनी सहूलियत देने के बावजूद भी एक बच्चे को 1000 रुपये की स्कॉलरशिप भी देती है। इसके अलावा और हमारे स्कूल में स्कूल चलाने के लिए स्कूल ग्रांट बोलकर 10,000 रुपये आते हैं। इसी तरह मेंटेनेंस के लिए कुछ अमाउंट आती है। लाइब्रेरी के लिए सरकार की तरफ से पैसे जमा होते हैं, हर साल होते हैं लाइब्रेरी के लिए। हाँ, वो जब जब जरूरत है तब तब होते हैं। अच्छा। और उसके अलावा स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए भी पैसा भी जमा होता है या फिर स्पोर्ट्स मटेरियल को भेजा सप्लाई किया जाता है जी। इसके अलावा जब भी और कोई हमारे स्कूल में अगर कोई ज्यादा जायद जो है काम अगर निकल आया तो हमारी लोकल अथॉरिटी, एसडीएमसी कमेटी और पेरेंट्स, माशाल्लाह इस उगार के पेरेंट्स और एसडीएमसी का हमें भरपूर साथ है। जब भी ऐसी कोई जरूरत आन पड़ी तो वो हमें तनहा नहीं छोड़ते, अपना जो है माल उसके अंदर लगाकर पेरेंट्स और एसडीएमसी वाले मिलकर जो है वो काम करते हैं। अब फिलहाल मैंने 50,000 रुपये खर्च करके जो मेन गेट है मैंने वो अभी भी बनाया है जी। अच्छा, उसको तो, क्या 50,000 टोटल गवर्नमेंट दिए या? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक तो कोई अमाउंट नहीं आया है। अच्छा, अब जब आएंगे 10,000, जैसा कि मैंने स्कूल मेंटेनेंस के लिए बोला, स्कूल ग्रांट जिसे बोलते हैं, वो पेपर वर्क में, बुक्स में, पेन में, चॉकपीस में, इसमें खर्च हो जाते हैं। अच्छा, तो ये जो अमाउंट है ये हमारे जब कमिटी, पेरेंट्स कमिटी मैंने जब जमा की तो पेरेंट्स कमिटी में ये तय पाया कि सर आप जो है 50,000 रुपये जो खर्च किए हैं तो इसमें से कुछ अमाउंट हम लोग भी आपको इसमें से पहुंचाएंगे। तो ऐसा निजाम बना के हर बच्चे को 200 रुपये फीस रखी जाए। तो तकरीबन हमारे स्कूल में 100 बच्चे हैं तो 20,000 रुपये वहां से कलेक्शन हो गया। बाकी रहे स्कूल की जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी होती है तो उन्होंने भी कुछ देने का वादा किया है और बाकी जो है वो मेरे भी उसके अंदर लगना जरूरी भी है। लास्ट ईयर मैंने ग्रिल वर्क के लिए जब सेकंड फ्लोर के ऊपर जब जाने के लिए जब रास्ता है तो वहां पर कुछ गलत काम हो रहे थे रात में। अच्छा, तो उसको रोकने के लिए मैंने खुद 40,000 रुपये लास्ट ईयर खर्च करके पूरा ग्रिल बना लिया है वहां पर।
अच्छा, हाँ, गेट उसको बना के। गवर्नमेंट से कुछ ये नहीं नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं आपके है। खुद क्या जी जो जी सैलरी में क्या जी अमाउंट जी उसको डाला है? जी जी माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे। जी और इसी तरह जी, ये जो एसडीएम का जो इस सिलसिला अब ये है, ये जी। पहले नहीं था, ये मैंने पहले इसको सुना नहीं था, नहीं था। आजकल ही। जब से गवर्नमेंट स्कूल, मतलब गवर्नमेंट्स के जो प्लानिंग होते हैं हम्म, वो उनके नाम बदलते रहते हैं, लेकिन काम वही चलता रहता है। इससे पहले एसडीएम से पहले एसबीसी कर बोल के, एसबीसी। हाँ, स्कूल बेटरमेंट कमेटी, अच्छा। तो वो बनाई जाती थी। उससे पहले भी एक 11 लोगों की तंजीम बनाई जाती थी, हम्म कुछ मोहल्ले वालों ने मिलकर। अब हम्म जो गवर्नमेंट एसडीएमसी का क्या मतलब है बोले तो, जिनके बच्चे उस हम्म, स्कूल में पढ़ते हो तो उन उन्हीं के वालिदैन या सरपरस्त में से वो कमेटी का मेंबर्स मेंबर मेंबर्स बन बने, सकता है। अच्छा ये पहले अच्छा, वैसा नहीं था। कोई भी स्कूल बन जा। बेटरमेंट कमेटी में जो है गांव के जो मुखिया लोग होते थे, जो अमीर हम्म, लोग होते थे, हाँ या हाँ हाँ, उर्दू स्कूलों या स्कूलों की फिक्र करने वाले होते थे, जी, तो उनको चुन चुन कर एक कमेटी बनाई जाती थी। अच्छा, तो अब आते आते ऐसा हो गया कि वो लोग उतनी फिक्र नहीं कर पाते जितने जिनके बच्चे हैं वो बच्चे करते में हैं। करते हैं, जी तो जी। बाहर वालों से बच्चे जिनके हैं वो ज्यादा फिक्र करते हैं। सरकार ने ये सोचकर जो है, जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हों तो उन्हीं के पेरेंट्स और सरपरस्त को लेकर एक कमेटी बनाने का ऐलान किया ये है। अच्छा किया है गवर्नमेंट, ये जी अच्छा है जी ये। और ये पहले से भी मुताबिक आज बहुत ही एसडीएम काम कर रहा है, मैंने देखा है। जी जी, जी, माशाल्लाह। और गवर्नमेंट इतना सहूलत दे रही है बच्चों को, खाना पीना जो एग जो कुछ भी, स्कॉलरशिप, हालांकि यहाँ तक कि बैग शूज सब दे रही है, जी, और ड्रेस भी दे रही है, तो फिर भी लोग क्यों उर्दू स्कूल को नहीं डाल रहे, गवर्नमेंट स्कूल्स को क्यों नहीं डाल रहे? क्या वजह है जी? देखिए वो जहनों में एक बात चली है लोगों के हाँ, कि वो बोलते हैं ना कि दिखावा जो है ने हम्म बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है इंसान को। हम्म। अब ये ज्यादातर मस्तूरात के अंदर हम्म, ख्वातीन में जो है ये ज्यादा चीजें होती हैं। अच्छा जी जनाब। और यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स भी अच्छे, जो पहले उन्हें एग्जाम क्लियर करके आना पड़ता है, जी लेकिन हालांकि प्राइवेट स्कूल में वैसे टीचर्स नहीं रहते कि जी, जैसा भी हो, जैसा उन्हें 1 लाख रुपए दिया तो उसको ले लेते, हाँ ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ पर इतने क्वालिटी टीचर्स रहते फिर भी लोग नहीं डालते। तो मेरा कहना है कि आप ये जो बातें हैं पेरेंट्स तक पहुंचाओ, पेरेंट्स की मीटिंग के अंदर बताओ ऐसा सब है, हमारे अंदर भी टीचर्स भी हम ऐसा काम करते हैं, ऐसा बताएंगे तो इंशाल्लाह बच्चे और भी आएंगे स्कूल्स को। जरूर जरूर। जी ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। जब हमारी पेरेंट्स मीटिंग होगी अगली, जी, तो इंशाल्लाह हम पेरेंट्स को ये हाँ ये जो दुआ आप करते करेंगे। हो वही बताएंगे तो वो जी ये जी। हो जाएंगे और मुतसिर होंगे। यहाँ पर जो टीचर्स आते हैं सीटी टीटी हाँ क्लियर जी, करके वो आते हैं, हाँ वो क्लियर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतने टफ होते हैं कि उनकी पढ़ाई कर करके वो बेचारे इतनी मेहनत करके आते हैं। वो सीटी टीटी में यही होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हम्म, और वो पढ़ते भी यही हैं कि बच्चे की साइकोलॉजी के हिसाब से किस तरह से हम्म, उनके साथ ट्रीट किया जाए, कैसे उन्हें पढ़ाया जाए, कैसे बच्चों की साइकोलॉजी को जानकर उसके जहन के मुताबिक हम उनको तालीम दें। ये तमाम चीजें हमारे कोर्स में मौजूद होती हैं, ये हमें सिखाया जाता है वहाँ जी पर। जी, तो अच्छा, वो आकर हम लोग जो है ना यहाँ पर बच्चों में इम्प्लीमेंट करते इम्प्लीमेंट हैं। करते हैं। लेकिन आप बता रहे हैं ना, जैसे वैसा बहुत चला है अभी। जी जी इतने बिल्कुल। होनहार टीचर्स रहने के बावजूद, काबिल टीचर रहने के बावजूद भी जो है ना, आजकल ऐसा निजाम बन गया है कि लोग जो लोग है गवर्नमेंट स्कूल से हटकर जो है प्राइवेट प्राइवेट स्कूल स्कूल को की तरफ जा भी, रहे हैं। यहाँ तक कि हालांकि उन्होंने कर्जा करके भी जाते हैं वो हाँ, प्राइवेट स्कूल को, ऐसा भी जी चल रहा है लोग। जी जी तो दोस्तों, जब फ्री में मिल रहा है सब कुछ और उस प्राइवेट स्कूल से बेटर देन यहाँ मिल रहा है, तो मैं कहता हूँ कि आप गवर्नमेंट स्कूल को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, यही कहना चाहता हूँ। और इसी तरह नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। जी। आपके स्कूल की सबसे खास बात क्या है कंपेयर टू दूसरे स्कूल से? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में हम्म, होनहार टीचर्स, जी बड़े ही हुनरमंद टीचर्स जी जी, मौजूद हैं। हम्म, तो हमारी एक खास बात यह है कि हम कोई इवेंट ऐसा नहीं छोड़ते। जी, हर एक इवेंट करते हर हैं। इवेंट हम लोग जो है बच्चों को जो है ने स्कूल में अपने कराते हैं। यही हम्म, हमारी दूसरे स्कूलों से एक अलग अलग पहचान है। है हमारी। चाहे वो 15 अगस्त का प्रोग्राम हो, 26 जनवरी का प्रोग्राम हो, या मार्केट डे हो, या इलेक्शंस, बच्चों के इलेक्शंस हो, हम्म या फिर पेरेंट्स की मीटिंग हो, पेरेंट्स के गेम्स हो। हम्म, ऐसे कई इवेंट्स, साल में एक मरतबा टूर होता है वो। टूर भी क्या फ्री में होता है? नहीं नहीं नहीं, वो अपने पैसे से, लेकिन हम लोग अरेंज करते हैं। ये बड़ी बात है ना, हर गवर्नमेंट स्कूल में हाँ, ये निज़ाम नहीं होता। नहीं मैंने सुना है कि कहीं बस फ्री देते हैं नहीं, उसको। वो पहले था। ये हाँ, कुछ सालों पहले कर्नाटक दर्शन
या चिन्नर दर्शन बोलकर एक योजना। प्रोग्राम था गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस पूरे तालुके को एक बस देते थे वो। अच्छा। तो हर स्कूल में से एक या दो हाँ बच्चों को हाँ जमा करके इस तरह से ले जाते टूर थे। करते थे, जो होनहार बच्चे हैं वैसा। सिर्फ होनहार बच्चों को। हाँ जी। तो अभी हम लोग जो है हम ये सोचने लगे कि भी हमारे बच्चे जो है क्यों पीछे रहे। जी तो बिल्कुल। हम हर इवेंट्स कराते हैं, तो हम कई सालों से हम हर साल टूर भी करते आ रहे हैं। हमने मैसूर का दौरा किया है, बेंगलुरु देखे हैं, इस मरतबा इंशाल्लाह हैदराबाद जाने का सोच रहे हैं। अच्छा। बाकी आसपास तो पूरे इलाके हमने खत्म कर दिए। जी जी। तो इसके अलावा हम लोग एनुअल गैदरिंग भी मनाते हैं ताकि हमारे स्कूल प्राइवेट से पीछे न रहे। पीछे ये ना रहे। तमाम इवेंट्स हम चलाते हैं इसलिए कि हमारी स्कूल दूसरे स्कूलों के मुकाबले में पीछे न रहे। पीछे ना ये रहे। हमारी एक अलग सी पहचान है जो हमें दूसरे स्कूलों से मुख्तलिफ करती है, अलग करती है। जी बहुत अच्छी बात है। मैं जी। इसी तरह और भी जो गवर्नमेंट स्कूल है उन्होंने भी यही सोच रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके स्कूल में और भी बच्चे इंशाल्लाह इंक्रीमेंट होंगे, बढ़ेंगे बच्चे। और तो हमारे स्कूल का नाम सिर्फ कागवाड़ ही नहीं बल्कि आसपास के पूरे हाँ, इलाके में हमारे स्कूल का नाम रोशन अच्छा है, मशहूर है हमारे मशहूर स्कूल है। के। यहाँ पर हर इवेंट चलाया जाता है। अच्छा। परसों हाल ही में हमारे एक दोस्त ने कुर्ची में बड़ी बुलाकर मेरी तारीफ की अच्छा कि माशाल्लाह, अच्छी माशाल्लाह बात है। आपकी स्कूल जो है, आपकी स्कूल भी बड़ी खूबसूरत है। और आपके 15 अगस्त का वो हाँ, नज़ारा था, 15 अच्छा अगस्त का स्टेटस लगाया हुआ था मैं, अच्छा। तो स्टेटस देखकर वो बहुत खुश हुआ। हाँ, हालांकि वो बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी, लेकिन मैंने भी कभी स्टेटस इससे पहले नहीं लगाया था, उसने भी कभी हमारी स्कूल नहीं देखा है। नहीं देखा तो था। फोटो में देखकर, स्टेटस देखकर वो बड़ा मुतासिर हुआ। तो हम्म, मैंने उसे बताया कि हम कड़ी मेहनत करते हैं, हमारे हम्म, असातिज़ा। हम लोग जो है एडमिशन बढ़ाने के लिए 3-3 4-4 मरतबा पेरेंट्स के घर को जाना जाते पड़ता है। हैं। जब भी बच्चा पैदा होता है या 1 साल का होता है, तो हमारे कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि उन्होंने एक नोटबुक बनाई है हम्म, कि 2019 में पैदा होने वाले बच्चे, 20 में पैदा होने वाले, 21, 22, 23, 24, 25, अच्छा जब बच्चा 5 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो उनके फोन नंबर के साथ हमारे पास पूरा डाटा है। अच्छा। तो हम जैसे ही बच्चा स्कूल की तालीम की उम्र को पहुंच जाता है, 6 साल या 5 साल, तो हम लोग उनसे कांटेक्ट करके, हम लोग उनसे राबिता करके अपनी स्कूल में दाखिला कराने की बहुत मेहनत करते हैं। जी तो मैंने वही हमारे दोस्त को बताया कि हम इस तरह से मेहनत करके हमने उर्दू स्कूल को जिंदा रखा है। जी जी। आपकी बड़ी मेहनत है सच में। जी असल में देखेंगे तो मैंने जहां तक देखा है गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स ही बहुत ही बड़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चों पर। देखा जाए, देखो आप कोई प्राइवेट स्कूल का टीचर घर घर को जाकर बच्चों को बुला लेकर आए, आज तक नहीं हुआ ऐसा। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स ही किए हैं। मैं कहना चाहता हूँ मंथली आप उनकी मीटिंग्स कराओ, पेरेंट्स मीटिंग कराओ। इसी तरह कुछ भी हुआ, बच्चा ऐसा कुछ कर रहा है हरकतें, तो उनको बुलाकर उसको समझाओ। जी जी। पर कुछ इश्यूज हमारे स्कूल में भी आए थे, पिछले दिनों ऐसा चल रहा था, तो हमने फौरन पेरेंट्स मीटिंग बुलाकर उन्हें इतला दी कि अच्छा आपके बच्चे इस तरह से कर कर रहे हैं, रहे इस हैं। तरह से हालात हो रहे हैं। जी जी। तो इतने जो सालों हमें नाम कमाने में लग गया, वो गलाने में एक सेकंड भी नहीं तो लगता। ये उसको खत्म करने के लिए कुछ लम्हे ही काफी हैं। जी जी तो हमने पेरेंट्स को समझाया, तो पेरेंट्स भी जो है हमारी बातों से मुतमईन हो गए जी कि जी। वो अच्छा कहने लगे कि सर आप जो बता रहे हैं वो सही है, आइंदा हम अपने बच्चों पर भी ध्यान देंगे और बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे। जी जी तो बिल्कुल। हमारा हमारा तो यही मकसद है कि बच्चा पढ़ लिख कर एक होनहार, एक काबिलियत बड़े काबिल बड़े। इंसान बने, काबिल यानी एक आला ओहदे पर पहुंचे। हमारे सब टीचर्स की यही ख्वाहिश होती है, लेकिन इसके लिए पेरेंट्स का साथ और बच्चे में खुद वो काबिलियत पहले होना। पैदा होना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। तो ये पेरेंट्स के अंदर भी ये तड़प होना चाहिए कि मेरे बच्चों को मैं किस तरह उन पर नजर रखना चाहिए। तो जैसा कि प्राइवेट स्कूल में पेरेंट्स जिस तरह बच्चों पर फिक्र रखते हैं, वैसा गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स नहीं रखते। मैं आजकल ऐसा बहुत देखा है जी। जी। तो और यहाँ पर जो रिच रिच घर के रहते हैं वो लोग तो गवर्नमेंट स्कूल को नहीं डालते। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, जो जो पैसे देखिए, वाले मालदार लोगों को क्या कहना चाहते जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की कि हैं? हमारे पास जो है 5 साल का पूरा डाटा, जब भी बच्चा पैदा होता है या 1 साल को पहुंच जाता है वो, हाँ, जब हम सर्वे के लिए निकलते हैं तो हाँ, वहां पर अगर कोई बच्चा 1 साल का भी दिखा, हाँ, तो हमने उसकी पूरा डेटा लेकर आते ईस्वी हो। के हिसाब से जो है उसका नाम, उसके
पेरेंट्स का नाम और उनका फोन नंबर और कौन किस बच्चे के घर के करीब उसका घर है, यहाँ तक हमने उसमें मेंशन करते हैं। तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जब हम सर्वे करते हैं तो हर एक के घर को जाते हैं। लेकिन अक्सर आपके स्कूल में वैसे नहीं दिखते, जो नहीं है माशाल्लाह, जो मालदार भी है, लेकिन उनका रेशो कम है, कम है, वैसे बच्चे कम है कंपेयर टू जो है ना अदर बच्चे हमारे स्कूल में ज्यादा हैं जो मिडिल फैमिली से होते हैं। अगर उनको ये बात समझ में आए कि यहाँ पर भी अच्छी तालीम दी जाती है फ्री में, तो वो भी यकीनन जो है हमारे स्कूल में दाखिल करवाएंगे। तो हमारी तो यही कोशिश रहती है कि चाहे वो कितना भी क्यों ना अमीर हो, हमारी बात, हमारी जिम्मेदारी है कि उनके घर तक जाएं, उनको समझाएं कि हमारे स्कूल में हर एक इवेंट्स भी चलाए जाते हैं और अच्छी से अच्छी तालीम भी दी जा सकती है, दी जाती है। जी, मैं जो मालदार हैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो इसमें प्राइवेट स्कूल में डोनेशन के लिए हो, ज्यादा से ज्यादा माल वहां कर खर्च कर रहे हो, वो अपने बिजनेस में खर्च करो और इसी तरह जो अपने बच्चों के लिए जरूरत है उनको पूरा करो, ना ही कि हालांकि डोनेशन भरते रहो कर्ज करते रहो, इसे मत डूबो। तो इसी तरह चलते हैं जी जनाब अगले सवाल पर। जी, आपके स्कूल में इस्लामिक दीन के एतबार से बच्चों को कौन सी तालीम दी जाती है? दीनी एतबार से अगर तालीम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे स्कूल में जो शुरुआत होती है वो एक दुआ से होती है। जी, दुआ से, माशाल्लाह। सबसे पहले स्कूल की जो शुरुआत होती है वो दुआ से होती है। तो इससे पहले अल्लामा इकबाल की बहुत ही प्यारी नज़म थी, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, हम लोग वो दुआ पढ़ा करते थे। अब कुछ दिनों पहले एक नई दुआ हमने शुरू की है, दुआओं में मेरी खुदाया असर दे, मेरी काविशों का मुझे तो समर दे। ये जो दुआ है हम लोग रोजाना, यानी हमारी दिन की शुरुआत जो है हम एक दुआ से करते हैं। उसमें हमारे नौनिहाल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े ही अपने दिल से जो है अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होकर अपनी जो है छोटी छोटी जबानों से, छोटे छोटे होठों से जो है अल्लाह की हम्दो सना करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें दोनों जहां में कामयाब करे। इस तरह की दुआ होती है। उसके अलावा खाने की जो सुन्नतें होते हैं, जैसे तो बाकी जो दुआ के बाद जो प्रेयर्स चलते हैं हमारे, तो वहां पर तो उर्दू मीडियम स्कूल रहने की वजह से उर्दू असबाक जो होते हैं वो दीनी एतबार से ही ज्यादा होते हैं, जिसमें हम्द होती है, नात होती है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के वाक़यात होते हैं। इस तरह से इस तरह से जो है दीनी एतबार से वहां पर सिलेबस के अंदर हमारे होता है। तो उसके अलावा जब खाने की छुट्टी होती है तो हमने खाने की जो हमारी 14 सुन्नतें हैं, तो पूरे 14 सुन्नतें एक बच्चा ठहर कर जो है ना पूरे बच्चों को पढ़ाता है। तो वो पढ़ने के बाद इस्लामी तरीके से जो है हम लोग दस्तरखान वगैरह बिछा कर खाने का निजाम हमारे यहाँ पर है। आप कभी आएंगे तो देख सकते हैं पूरी 14 सुन्नतें पूरे पढ़कर फिर दस्तरखान वगैरह बिछाकर प्लेट लेकर सामने जो है दुआएं पढ़कर फिर बाद में खाना शुरू किया जाता है। जो दस्तरखान बिछाया जाता है वो सब आपके सैलरी के अमाउंट से लाए हैं? जी जी जी, वो तो अल्लाह आपको कामयाब करे। इसके अलावा हम लोग नमाज की वगैरह ताकीद करते हैं बच्चों को। अच्छा। नेक इंसान बनने की जो है उन्हें एक अखलाकियात का भी एक पीरियड होता है, तो हफ्ते में एक मरतबा या 2 मरतबा यानी अखलाक पर जो है कुछ पीरियड होता है, तो वहां पर भी जो है ना बच्चों को नेक अच्छी बातें जो है बताई जाती हैं। इसके अलावा अजान जैसे होती है तो अजान की दुआ वगैरह सिखाई जाती है, छोटी छोटी दुआएं वो भी जो है हमारे स्कूल में सिखाई जाती हैं। और ईद मिलाद के मौके पर जो है अभी रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, तो ईद मिलाद तो हर साल हमने ईद मिलाद के मौके पर नातिया कंपटीशन रखते हैं अपने स्कूल में, और इसी तरह सीरतुन नबी पर जो है तकारीर भी होते हैं। हमारे बच्चे उसमें हिस्सा लेते हैं। तो पिछले साल जिन बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया था मैं अपने तरफ से जो है उनको एक नोटबुक वगैरह दिया था। अच्छा जी। तो इस तरह से हम लोग दीनी एतबार से भी काम करते हैं। वैसा तो हमारा एक निज़ाम होता है, उसके निज़ाम के हिसाब से चलना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा हम लोग इसमें कुछ चीजें एडिशन करते हैं, क्योंकि ये कोई बुराई तो नहीं है। एक बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने की जो है ना तरबियत है। इसी तरह और आप भी उनको पूरे लिबास में ही रखते हो। जी, जैसे कि हालांकि प्राइवेट स्कूल में एक हाफ चड्डी जैसा बना के डालते थे, तो ऐसा ना करें। ऐसा होता है प्राइवेट स्कूल में। मैं प्राइवेट स्कूल को ये बोलना चाहता हूँ कि आप उस तरह मत भेजो, फुल लिबास में उनको भेजो,
ताकि नाजायज लड़कों से बचे, हमारी लड़कियां बचे। तो इसलिए क्या है, अपने बच्चों को फुल लिबास में भेजो। और इसी तरह ये हमारे उर्दू स्कूल में मैंने देखा है, उनको फुल लिबास के साथ में वहां पर भेजा जाता है। ये हमने बहुत अच्छी बात है जी। हमने लड़कियों के लिए स्कार्फ का भी इंतजाम किए हैं, तो बहुत गवर्नमेंट अच्छे। की तरफ से जो यूनिफॉर्म आता है वो दुपट्टा होता है, दुपट्टा होता है, वो ऐसा उसको डालने का, तो हमने दुपट्टे को जो है कन्वर्ट करके एक हिजाब हिजाब बनाया है हमने। अच्छी बात है, तो माशाल्लाह इस अच्छी तरह बात से है जी। हम करते हैं, क्योंकि लड़कियां होते हैं तो लड़कियां होते हैं किसी गैर की भी रास्ते से आते जाते हुए भी हवसनाक निगाहें जो उनके निगाह। ऊपर न पड़े, ये हमारा मकसद है और कुछ तो ऐसे बहुत बहुत स्टेट्स में मैं देख रहा हूँ कि ऐसे नजरियात हो रहे हैं। तो इसलिए बचना चाहिए। तो आप फुल लिबास में भेजो भेजो अपने बच्चों को जी। जनाब आगे बढ़ते हैं जी। आजकल देखने में आ रहा है कि पेरेंट्स के इंटरेस्ट धीरे धीरे उर्दू स्कूलों से कम हो रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, आपने सही सवाल किया है जी कि आए दिन वालिदैन और सरपरस्तों की जो तवज्जो है वो एजुकेशन से हट रही है। तो मुझे लगता है कि महंगाई के इस दौर में पेरेंट्स बेचारे इतने उलझे हुए हैं कि दिन रात मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालने की फिक्र में लगे हुए होते हैं। तो ये एक वजह हो सकती है। और दूसरी वजह ये भी है कि पहले के जमाने के बारे में अगर हम सोचें, पहले के लोग जो है माँ बाप अनपढ़ हुआ करते थे, लेकिन अपने बच्चों को बड़ा काबिल, हुनरमंद और एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बनाने की फिक्र करते थे। आए दिन अब वो ऐसा नहीं है। अब के माँ बाप एजुकेटेड हैं, लेकिन बच्चों की तरफ उनकी तवज्जो कम हो रही है। उनकी तवज्जो मैं देख रहा हूँ कि उनकी तवज्जो मोबाइल पर ही हो रही है। हाँ, तो एक रीजन ये भी है। आपने वजह पूछी तो मैं एक वजह जो है महंगाई के बारे में बोला, तो दूसरी वजह है मोबाइल। कि जब कभी उनको वक्त मिल भी जाता है तो मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। बिल्कुल जी। तो यही वजह है कि बच्चों की तरफ जो है उनकी तवज्जो जो है कम हो रही है जी। एजुकेशन को। हाँ, आजकल एक रील भी चल रही है उसके पर, माँ बाप बैठे हैं एक बेड पर और बच्चा वहां पर है। दोनों माँ बाप मोबाइल लेकर बैठे हैं। बच्चा सोच रहा है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मोबाइल से आया हूँ या इनसे आया हूँ, ऐसा है। जी जी, वैसे तो बहुत रील बने हैं मोबाइल पर। तो जरूरी है कि वो माँ बाप अब मोबाइल यूज करे, तो वो भी चाहता है कि मैं भी मोबाइल यूज करूँ। जी जी, तो इसलिए हम बच्चे अब 4-5 साल में ही मोबाइल मांगते हैं, बैठ रहे। ऐसा हो रहा है। बच्चे का जो माहौल का असर बच्चे पर बहुत जल्दी होता है। जी जी, माँ बाप का असर ही बच्चों पर जिस तरह से होते हैं उसी तरह सेम कॉपी बच्चा करने की कोशिश करता है। तो घर में अगर माँ बाप ज्यादा फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चा यकीनन जो है जैसे ही उसे टाइम मिलता है फोन छीन कर जो है मोबाइल में लग जाता है वो भी। तो अब मोबाइल का हाल तो आपको मालूम है, आए दिन इतने उसमें फहश वीडियोस आ रहे हैं। बच्चा अगर एक मरतबा देखने का आदी बन गया तो उसको हवस मिटती नहीं, जिंदगी बर्बाद है, जिंदगी बर्बाद है। तो मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप खुद भी मोबाइल का इस्तेमाल कम करें और बच्चों को भी जो है अपने मोबाइल से दूर रखें। और मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ ऑडियंस को कि आप माँ बाप क्या करो कि एक किताब लो आप और किताब लेकर बैठो उनके सामने। वो भी बच्चा एक 5-10 मिनट तक मोबाइल देखेगा, अरे मेरा माशाल्लाह मेरे अब्बा अम्मी किताब लेके पढ़ रहे कुछ ना कुछ, मैं भी पढ़ दो करके मोबाइल साइड के वो भी किताब पकड़ेगा। ऐसा बनेगा इंशाल्लाह। तो आप भी इस पर अमल करो। हाँ, तो चलते हैं जी जनाब और आगे के सवाल पर। स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स उर्दू जबान के लिए कैसा होता है? क्या वो शौक से सीखते हैं? देखिए, जब सीखने की बात आई तो मैं आपको एक बात वाज़ा कर दूं जी कि हमारी जो कुरान की जो सबसे पहले आयत उतरी जी वो इकरा का मतलब है पढ़ो। जी। तो पहली आयत ही से हमें ये बताया जा रहा है कि तालीम हमारे लिए कितनी जरूरी है। जी बिल्कुल। लेकिन हम जो है तालीम से दूर हो रहे हैं। तालीम, जबकि हमें इकरा से बहुत कुछ सीखना चाहिए था। इस आयत से अल्लाह ने इसमें फरमा रहा है कि आप पढ़ो, पढ़ने का हुक्म दिया गया है हमें। लेकिन आज हम जो है तालीमी मैदान में पीछे रह गए हैं। किसी कौम की तरक्की का दारो मदार सिर्फ और सिर्फ तालीम पर है, तालीम पर है। जब तक जिस कौम में तालीम नहीं होगी, जिस कौम में इल्म नहीं होगा, तो यकीनन वो कौम कभी तरक्की नहीं करेगी, वो सक्सेस नहीं पाएगी। जी जी बिल्कुल। वो तो एक शायर बहुत ही अच्छा शेर यहाँ पर लिखता है
हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे। हैरत है तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। जी। यानी हमारी कौम का आगाज ही इकरा से हुआ है, लेकिन आज हम लोग तालीम और तरक्की में पीछे हैं। तालीम के अंदर हम लोग पीछे हैं। जी जी बिल्कुल जी। ये तो है। तो हर एक के लिए जो आजकल देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी क्या है काम पर लग रहे हैं, क्योंकि माँ बाप उनको नहीं पढ़ा पा रहे, तो इसलिए वो काम पर भेज रहे हैं उनको। इसी तरह मैंने हाल ही में इधर ही देखा कि वो बच्चा है कि सिर्फ 5 या 6 साल का बच्चा है, वो ढो रहा है ईट, यानी कि ईटंगी बोलते हैं ना। तो वो ढो रहा है वो बच्चा। तो देखो अब माँ बाप कितने वो बच्चों को अब से ही कमाना स्टार्ट करवा रहे हैं। ऐसा मत करवाओ, अपने आप तो नहीं सीखे, अपने बच्चों को तो पढ़ाओ। तो यही बोलते हुए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। जी जनाब, अगला सवाल ये है कि आपसे, क्या तुम्हारे स्कूल में मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, जैसा कि स्मार्ट बोर्ड हो, जैसा कि कंप्यूटर्स, ये सब इस्तेमाल हो रहे हैं? जी, वैसा तो सरकार की तरफ से बहुत सारी सहूलियत हमें भी मिलते हैं। तो हमारी स्कूल एक वाहिद ऐसी स्कूल है तालुके में जी कि सरकार की तरफ से मिलने वाली तमाम सहूलियत को हम हासिल कर लेते हैं। जी। चाहे वो स्कूल बिल्डिंग हो, चाहे बच्चों को बैठने के लिए डेस्क्स हो, या फिर पीने के पानी के लिए आरओ फिल्टर हो, या फिर बच्चों के लिए खेलने के जो सामान हैं वो, या फिर लाइब्रेरी पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की किताबें हो, ये तमाम सहूलियत हम हासिल किए बगैर नहीं छोड़ते। हमारी स्कूल एक वाहिद ऐसी स्कूल है, उर्दू स्कूल पूरे तालुके में। जब भी सरकार की तरफ से कोई स्कीम आती है तो वो ऑफिसर्स जो है हमें सबसे पहले इत्तला करते हैं, या हम उस फिक्र में रहते हैं कि हमारे स्कूल जो है वो स्कीम को ना छोड़े, हम उसको हासिल करने के लिए पीछे जो है हमेशा रहते हैं। जी 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 बिल्कुल जी। और हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास भी है। अच्छा। जैसा कि आपने सवाल किया, जी जी। तो शायद 63 इंची की एक स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट टीवी है। अच्छा। तो उसके अंदर विथ सिलेबस, अभी ऐसा निजाम है, हमने सिलेबस भी जो है ना उसके अंदर पढ़ाने का हमने एक प्रोग्राम बना लिया है। अच्छी बात है। तो साइंसी तजुर्बात हो, एक्सपेरिमेंट हो, ये तमाम के तमाम हम क्लास वाइज ग्रेड सिस्टम के हिसाब से हमारे तमाम बच्चों को ले जाकर उस रूम में टीवी के माध्यम से जो है वो तमाम एक्सपेरिमेंट कराते हैं या दिखाते हैं, या कोई मुश्किल जो सब्जेक्ट होते हैं तो उसको आसान बनाने के लिए हम उसका भी जो है इस्तेमाल करते हैं। और उसे हमेशा चलने के लिए हमने डबल बैटरी का इन्वर्टर भी लगा रखा है। अच्छा। तो ये जो डबल बैटरी लगाया आपने, वो जो आपके अमाउंट से? नहीं, वो सरकार की तरफ से आया है। यानी मैं यही बताया आपको कि सरकार से मिलने वाली हर स्कीम को वो ना हम सबसे पहले जो है ना उसे हासिल करते हैं। अच्छी बात है। तो हमारे कॉन्टेक्ट भी जो है ऑफिसर्स के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उस हिसाब से जो है जब भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है सहूलत तो हमें इत्तला भी करते हैं और हम भी उसी फिक्र में रहते हैं। तो इस हिसाब से हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास पर भी जो है जो भी मिलता है, और साइंसी तजुर्बात के अलावा साइंसी जितने भी असबाक हैं लगते हैं, जो लेसन हैं, तो उसका भी जो है ना उर्दू में तर्जुमा करके हमने एक पेनड्राइव में पूरे सिस्टम में डाल रखा है। अच्छा। तो वो हिसाब से बच्चों को हम लोग उसके जरिए से भी तालीम देते हैं। तो यही तो बच्चों में इंटरेक्ट करता है। जी जी जी, वही तो, ये सब होना जरूरी भी है। अभी 4 दीवार में बैठकर सिर्फ टीचर से सुनना, वो कभी उगता जाते हैं बच्चे। तो इस तरह का नया तरीका जब उनके अंदर आ जाता है तो उनके पढ़ाने में और ज्यादा बढ़ जाता है, शौक बढ़ जाता है। बिल्कुल जी जनाब। अगला सवाल ये है कि आपसे, उर्दू जबान को आप फ्यूचर में किस तरह देख रहे हो, बुलंदी पर या मजबूर पर? तो इसका जवाब ये है कि अगर अवाम ने ठान लिया जी कि हमें उर्दू जबान में ही तालीम हासिल करना है, बच्चों को हम उर्दू सिखाएंगे, उर्दू जबान में तालीम दिलाएंगे, अगर पब्लिक ने ऐसा सोच लिया, ऐसा ठान लिया, तो उर्दू यकीनन जो है बुलंदी पर रहेगा। बेशक, क्योंकि यकीनन उर्दू का मर्तबा बड़ा बुलंद है। उर्दू को मिटाने वाले बचाने वालों से ज्यादा बन गए हैं। जी जी बिल्कुल, उर्दू को मिटाने वाले उर्दू को बचाने वालों से ज्यादा हो गए हैं। जी आपकी मैं बात काटती हुई यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ जी। अभी हाल ही में बहुत से लोग बोल रहे कि उर्दू स्कूल की जरूरत नहीं है, उर्दू स्कूल न बनना चाहिए, इस तरह बोल रहे थे। एक दृष्टि के एक सर हैं, वो बोल रहे थे कि
उर्दू तो ऐसी जबान है कि ये ना ही की कास्टिज्म लैंग्वेज है, ऐसा तो नहीं है। वो बताते हुए इसको बताया कि हर एक स्टूडेंट्स को बताए, मेरे को बहुत ही तब अच्छा लगा। तो इस तरह मैं बोलना चाहता हूँ कि उर्दू तो ये ना ही की कास्टिज्म लैंग्वेज है। जी और जरूर। हमारे करीबी देश भी उर्दू की जबान के हैं, एक है पाकिस्तान और एक है बांग्लादेश। जी उनकी लैंग्वेज भी, जो कंट्री लैंग्वेज है, वो भी उर्दू ही है। जी, जी मैंने आपको शुरू में बताया कि उर्दू का जो जो जन्म हुआ है जी जी वो 17वीं सदी के आसपास। जी। तब तो ये पाकिस्तान, ये इंडिया ये कुछ बांग्लादेश भी नहीं कुछ था। नहीं था, अलग नहीं था। जी जी तो ये अखंड भारत जिसे बोलते हैं हम, जी। तब पूरी पूरे लोग जो है यहाँ पर उर्दू में ही बात करते थे। जब 18वीं सदी में हम्म। जब उर्दू उरूज पर पहुंची, तो क्या हिंदू क्या मुसलमान सबों ने जो है उर्दू वही। में तालीम हासिल की। आपको हम्म। कितने नाम गिनाऊं मैं। यही अटल बिहारी जी वाजपेयी, जी, वही तब ये से करते उर्दू में जानते, हाँ, उर्दू कह रहा हूँ। उर्दू में शायरी करते थे। जी जी अडवाणी जी, जी, इस तरह इसमें आडवाणी जी ये भी उर्दू के। और आप इंद्र कुमार गुजराल जो कि हमारे हम्म भारत के वजीर आजम, हम्म प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, हम्म वो भी उर्दू जानते थे। उर्दू में उन्होंने तालीम हासिल की है। हम्म। कई ऐसे नाम गिनाऊं मैं आपको जो उर्दू में लोगों ने तालीम हासिल की है। और इसी तरह जी यूपीएससी में जी उर्दू लैंग्वेज भी रखा गया है। उर्दू लैंग्वेज हाँ, भी रखा है कि उसको इतना इंपॉर्टेंट समझते हुए उन्होंने रखा है ना। जरूरी तो उनका जरूरी है। रिसर्च कितना होगा उसके ऊपर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान, बांग्लादेश ये बाद में बना, हम्म। लेकिन जब जबान वजूद में आई, जब जबान उरूज पर थी, तो सभी ने उसे अपनाया है। जी बिल्कुल। सभी, कितने ऐसे, मैंने कभी गैर मुस्लिम शायरों के मैंने तब से नाम भी गिनाए आपको। हम्म। मुंशी प्रेम जी चंद जी हैं, जी जी दूसरे बिल्कुल। गुलजार जी हैं। हम्म इन्होंने भी उर्दू में शायरी शायरी करते थे ये लोग। शायरी हम्म करना आसान काम नहीं है, नहीं। आसान बात नहीं है। और आजकल शायरी भी उर्दू जबान में बहुत ही माशाल्लाह लगता है सुनने में भी। जी, तो शायरी से ही उर्दू जबान की एक पहचान है, पहचान हुई है, सही क्योंकि है। वो उर्दू जबान की एक खूबसूरती है। जी बिल्कुल। शायरी, बगैर शायरी के उर्दू जबान जो है फीकी 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 है, लगती है। फीकी फीकी है, तो बिल्कुल। इसलिए मैं आप भी तब से बहुत से शायरी बताए, जी जी, बहुत ही माशाल्लाह आप भी मुझे बहुत शौक है ऐसा शायरी का, लेकिन वक्त नहीं मिलता इसलिए, अच्छा नहीं अच्छा तो वरना मैं भी, एक जमाना था मैं उसमें शायरी करता था। अच्छा मैं खुद भी उर्दू में अशार बनाता था, अच्छा। लेकिन हालात अब ऐसे आ गए कि बहुत बिजी उसमें होने की बिजी वजह से हुआ। मैं ये हुआ, आपसे मैं लेकिन यहाँ पर एक बात पूछना चाहता हूँ। जी आप हमारे अकबर पॉडकास्ट के लिए क्या शायरी बना सकते हैं? जी, मैं इंशाल्लाह जरूर एक शेर बनाकर आपको दे दूंगा। अच्छा अच्छा, बहुत खुशी हो गया आपने जब आपने बनाई अचानक मुझे। पूछा तो जल्दी नहीं, मैं क्या शायर नहीं हूँ, वरना मैं बना देता। जी जी जनाब, जी आपके लिए एक सवाल पूछता हूँ कि मैं, अगर आपको एक दिन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए, तो आप उर्दू स्कूलों में क्या चेंजेस लाना चाहेंगे? बड़ा ही मजेदार सवाल है ये। जी ये तो फिल्मी डायलॉग की तरह है, जी, एक दिन जैसा का एक दिन सीएम। का सीएम एक दिन का नायक। जी जी बिल्कुल। तो हो सकता है मैं भी एक दिन के लिए अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाऊं, जी तो मैं सबसे पहले ये काम करूंगा कि जितने भी गैर जरूरी काम जी। टीचर्स को सरकार ने लगा रखी है, तो मैं उसे जो है हटा दूंगा। और सिर्फ टीचर्स को एक ही काम दूंगा कि वो पूरी तरह तैयारी करके बच्चों को जो है अच्छी पढ़ाए, से अच्छी तालीम दें। बिल्कुल। उनमें जो है पूरी मालूमात जो है उनके अंदर ट्रांसफर करे, जो एक टीचर में होती है। होती है, जी जी। जी, तो उसके अलावा मैं एलकेजी से लेकर हम्म। इसकी शुरुआत करूंगा। एलकेजी और यूकेजी भी जरूरी है हमारे आजकल के माहौल के हिसाब से, जी क्योंकि वही हमारा सरमाया होते हैं वो बच्चे। जी जो एलकेजी यूकेजी को जो बच्चे आते हैं, वही फर्स्ट स्टैंडर्ड को हमारे लिए एक कंटिन्यूटी हमें मिलती है। जी। तो मैं जब एजुकेशन मिनिस्टर बनूंगा, तो मैं सबसे पहले एलकेजी और यूकेजी हर स्कूल में स्टार्ट करूंगा। अच्छा। और इसके अलावा एक एक क्लर्क, एक पीवन जी हर स्कूल में। जी जी और रखेंगे। हर एक मजमून के लिए एक टीचर का हम्म। इंतखाब करूंगा। जी, अच्छा। तो अगर इस तरह से तालीमी निज़ाम हमारा बन जाए कि हर एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर, और हर एक स्कूल में एक क्लर्क, एक पीवन, और एलकेजी से स्टार्ट, हम्म। और टीचर्स को जो है सिर्फ पढ़ाने का काम, अगर इस तरह से दिया जाए, तो जरूर ब जरूर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतर से बेहतर बेहतर बन बनेगा। जाएगा। अब जैसा कि पहले हमारे जो आज़ाद हिंदुस्तान के पहले जी। वजीर तालीम हम्म। मौलाना अबू कलाम आज़ाद, आजाद। हम्म। ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं जी बिल्कुल, हाँ जब हमारे। हमारा देश आज़ाद हुआ जी था। जी। तो उन्होंने जो निज़ाम बनाया था, हम्म उन्होंने जो प्लान बनाया था, उनके जो मंसूबे हैं, हम्म। उस पर आज भी अमल हो रहा है। जी बिल्कुल। आज भी
तो उस जमाने में जो है हमारी जो तालीम जो है बिल्कुल उरूज पर थी। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था भारत का, मौलाना आजाद के रहते हुए तब बहुत ही जो है बिल्कुल बहुत ही ऊंचे दर्जे पर था। तब तो के जमाने उन्हीं में के प्लान के एजुकेशन का एक आज भी जो है उन्हीं के प्लान पर अमल हो रहा है। जी जी तो उसमें कुछ चेंजेस जो है जो सरकार ने अभी नए नए जो अच्छा, लाए हुए हैं, बस मैं अगर एजुकेशन मिनिस्टर बनूंगा तो मैं अब्दुल मौलाना कलाम अबू कलाम आजाद के के नक्शे जैसे कदम पर चलकर चलेंगे। जो है और उसमें नए नए तरीके ढूंढकर जो है बेहतर से बेहतर तालीम दिलाने का निजाम बनाऊंगा। माशाल्लाह बहुत जी ही बेहतरीन बताया आपने। और जी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह से आप एक ना एक दिन एजुकेशन मिनिस्टर बने। जी तो जी इसी तरह मैं इंशाअल्लाह। और एक सवाल पूछना चाहता हूँ इसी इसी में से, जी अगर आपके स्टूडेंट्स में कोई एक दिन का सीएम बना या तो परमानेंटली का सीएम बना, तो जी आप उनसे क्या फायदा लेना चाहते हो एजुकेशन के लाइन से? सीएम बना तो हाँ, आपका स्टूडेंट सीएम बना तो हम्म, हम्म, तो मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि हमारा हर बच्चा एक मिनिस्टर बन जाए, एक जी सीएम बन जाए, आपकी एक दुआ को पीएम कबूल बन करे जाए। अल्लाह ताला। जी, तो अगर अगर ऐसा हो हम्म तो मैं उर्दू स्कूलों के लिए स्पेशली ये कहना चाहूँगा हम्म कि जितने भी गांव में हम्म हमारी जो मुस्लिम आबादी है, हम्म तो उस हिसाब से मादरी जबान में तालीम देने का नज्म जो है वो शुरू करे। अच्छा है। यानी जरूर यानी लाजमी करे उसे कि जो बच्चे की मादरी जबान है हम्म तो उसी में उस वो तालीम हासिल करें। जी जी अगर इस तरह से होगा तो एक बस्ती गांव एक गांव है हम्म जहां पर एक मुस्लिम आबादी समझो एक 50-60 घर हैं सिर्फ, हम्म तो वहां पर उन बच्चों के लिए लाजमी तालीम के लिए जो है वहां पर उर्दू स्कूल खोली जाए, वहां पर हम्म नए नए इमारतें दी जाए अच्छा और नए नए उर्दू असातिज़ा को जो है मुकर्रर किया जाए। हम्म इस तरह से हमारे जो पेशे में हम लोग जो पीछे हैं, जॉब्स के अंदर हम लोग जो पीछे हैं, वो भी हमारा मसला हल हो जाएगा और मादरी जबान में हम सबको तालीम मिलेगी। मैं हमारे जो स्टूडेंट बनने वाले सीएम हैं उनसे मैं यही यही चाहता कहना चाहते हैं। अच्छा, आपकी दुआ अल्लाह ताला कबूल करे। हूँ। जी इसी तरह मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर स्टूडेंट पर बताना चाहता हूँ, अगर स्टूडेंट एक लैंग्वेज में वो माहिरीन है, यानी कि वो हम्म उसमें बहुत ही तजुर्बेकार है, अगर वो चाहता है कि मैं इसको उर्दू में जानता है, वो पूरे हम्म तरीके से उर्दू में जानता है, वो इसको किस तरह बनाया और अगर इसको फ्यूचर में किस तरह होता है, अगर वो इसको वो चाहता है कि अभी ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे तो इंग्लिश का ज्यादा भाव चल रहा है, जैसा कि जी बात करने का हो या कुछ भी लिखना हो इंग्लिश में ज्यादा चल रहा है, तो क्या करेगा वो इंग्लिश में कन्वर्ट करने जाता है तो उसका पूरा तजुर्बा खो जाता है। जी वो तो कभी आगे नहीं बढ़ता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे इंडिया में ये गवर्नमेंट लाए कि वो जो भी इंसान हो, जो जिस लैंग्वेज में भी वो माहिरीन हो, उसी में वो आगे बढ़े, तो इसका जी फायदा हमारे इंडिया के लिए भी फायदा होगा और हमारी इंडिया की इकोनॉमिकली भी ग्रोथ होगी इसके अंदर। अभी देखो आप, चाइना के लोग वहां पर इंग्लिश नहीं है बल्कि वह नहीं चाइनीज ही है। चाहिए चाइनीज को अपनी जबान में हाँ वो अपनी जबान में ये कर रहे हैं। सब करते हमारी इंडियन लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी है, लेकिन हमारे लोग हिंदी से ज्यादा बढ़कर हैं इंग्लिश को इंग्लिश दे में। रहे, तो ये ना दे। नहीं, इसमें हमारी भी गलती है इसमें। गलती है हमारी भी है। यहाँ के अवाम जो है अगर ये सोचे कि मुझे जिस लैंग्वेज में बात करना है या मुझे जिस लैंग्वेज में ड्राफ्टिंग करना है मैं अपनी जबान में करूँ, करो अगर सामने वाले को तकलीफ होगी तो सरकार खुद ब खुद वहां पर सोचेगी कि इस जबान का जानने वाले को हम यहाँ पर अपॉइंट करना चाहिए। जैसा कि हमारे हम लोग जब पढ़ते थे तब एक हमारा एक ग्रुप था। तो ग्रुप ये था कि हम लोग ग्रुप में डिस्कशन करते थे। हमने एक्सपेरिमेंट किया भी उसके लिए। क्या करते थे हम लोग, पहले फोन नहीं था, खतों का रिवाज था। तो हमने फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा तय किया कि हम क्यों ना एड्रेस उर्दू में लिखें। तो हमने शुरू किया। अच्छा तो हमारा एक दोस्त था, वो बड़ा ही होनहार और होशियार था, बहुत ही अक्लमंद था। तो वो ये चाह रहा था कि अगर हम उर्दू में एड्रेस लिखेंगे तो खुद ब खुद सरकार ये सोचेगी कि इस खत को पहुंचाने के लिए उर्दू वाला जानना बहुत जरूरी है, उर्दू जानने वाला वहां पर अपॉइंट करना चाहिए उसे। बिल्कुल। तो ये सोच थी उनकी और वो सही भी थी। हमने वैसा किया भी, कुछ खुतूत जो है उर्दू में एड्रेस लिख कर डाल दिए। अच्छा किया आपने, अच्छा है। तो वहां के पोस्टमैन ने, हमने उसे ऑब्जर्व भी किया। तो उस पोस्टमैन को हमने नजर रखा हुआ था कि ये क्या क्या करता है, करेगा? क्या करता है। तो वो स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हाई स्कूल के, प्राइमरी के,
तो उनसे वो खुतूत पढ़ाने लगा कि इस पर क्या एड्रेस लिखा है। अगर हम ठान लें कि भी हमें हमारी मादरी जबान में या किसी भी जबान में जो उसे जबान आती है, अगर उसमें वो ड्राफ्टिंग करने लगे, तो सरकार को खुद ब खुद वो उसका इल्म रखने वाले को वहां पर अपॉइंट करना ही चाहिए उसे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम कोशिश नहीं करते, हम लोग उस वक्त पर किया, तो वो हाई स्कूल के बच्चों से, प्राइमरी के बच्चों से एड्रेस जान लेता था, फिर वहां ले जाकर देता था। तो ऐसा अगर वो बार बार ऐसा हर सिटीज में, हर शहर में इस तरह का सिलसिला अगर चलेगा, तो कैबिनेट मीटिंग तक जो है ना वो बात वहां पर आएगी कि खुतूत जो है उर्दू लैंग्वेज में आ रहे हैं। उर्दू तो पोस्टमैन को उर्दू नहीं आती, तो उर्दू जानने वाले को पोस्टमैन अपॉइंट किया जाए। तो इस तरह से अगर हम चाहें तो कुछ भी हो सकता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन हम जो है इसको नहीं चाह रहे। हम लोग जो है अंग्रेजी में लिख देते हैं, वो लोगों को आसानी मिल गई है उसके अंदर, तो अंग्रेजी आसानी से पढ़ते हैं, तो फिर वहां पर पहुंचा देते हैं। अगर हम मादरी जबान में हमारी खुतूत लिखेंगे, या हमारी जो भी मांगे हैं, जो भी ड्राफ्टिंग है, अगर हमें सरकार को भी कोई अगर एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो हमारी जबान में अगर देंगे तो वो उर्दू हो जाएगा। जी बिल्कुल। अपनी अपनी जबान का जो है ना तारुफ हो जाएगा। इसी तरह अगर आप, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर बच्चे को इंग्लिश नहीं आ रही, अभी वो 7th स्टैंडर्ड में है, फिर भी उसे इंग्लिश नहीं आ रही, आप उसको क्या कहना चाहते हो, क्या करते हो, उस पर क्या अमल करते हो? देखिए, वैसा तो हर स्कूल में वैसे बच्चे तो रहने वाले कुछ बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में भी रहते हैं सर। हाँ, तो उनके लिए सरकार ने एक अलग से एक प्लान बनाया हुआ है, जिसे अभी हमारे यहाँ जो चल रहा है अभी गवर्नमेंट स्कूलों में, FLN बोलकर, FLN, हाँ, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अच्छा, फाउंडेशनल यानी बुनियादी तालीम, बुनियादी जबान के पर और बुनियादी आयदाद के पर, यानी हिसाब, गिनती हो, पहाड़े हो, या फिर जमा, नफी, ज़रब, तकसीम के जो 4 हिसाब हैं, जो बेसिक जो मैथमेटिक्स जिसे बोलते हैं, उसे न्यूमरेसी उन्होंने नाम दिया है, FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये एक प्लान चला हुआ है। इसके अंदर उन्होंने एक सिलेबस दिया है कि भाई आसान आसान हुर्फ लैंग्वेज के हिसाब से, चाहे उर्दू हो, इंग्लिश हो, कन्नड़ हो, तो आसान आसान वर्ड्स जो है, पहले 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, इस इंग्लिश में, वैसे उर्दू में भी 2 अल्फाज, 3 अल्फाज मिलाकर जो लफ्ज बनता है, इस तरह से एक सिलेबस उन्होंने तैयार किया हुआ है। तो उस तरह से बच्चों को उस तरह से अगर हम पढ़ाएंगे, तो वो पढ़ने में उसकी आसानी होती जाएगी, तो वो धीरे 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 जो है पढ़ने की तरफ बढ़ेगा, फिर बाद में वो सेंटेंस फॉर्मेशन करेगा। तो इस हिसाब से मैथमेटिक्स में भी वैसा ही है, तो वो करता जाएगा बच्चे का, ये सिस्टम है। हर स्कूल में वैसे बच्चे होते हैं। इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने भी जो है ना इस तरह के कुछ ये निकाला है। और मैं गवर्नमेंट से ये भी कहना चाहता हूँ, मैंने भी इसके लिए इंग्लिश जो बच्चों को नहीं पढ़ने आता है और जो बूढ़ा हुआ है उसको भी नहीं पढ़ने आ रहा है, तो उसके लिए मैंने भी एक ये निकाला है, उसका मैंने आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज में आप 1-2 दिन में आप इंग्लिश पढ़ने वाले बन जाएंगे। जस्ट आपको ABCD से Z तक आ जाए, बस उतने में आप 2 दिन में बन जाएंगे। इस तरह जैसा कि आपको सिर्फ 5 AEIOU जो ओवेल्स है, 5 को तुम समझोगे, तो आपको डेफिनेटली उर्दू जबान से भी आप जो है, कन्नड़ हो, जो भी है, मराठी हो, जो भी लैंग्वेज है, उससे भी बेहतर आप इंग्लिश को समझ सकोगे बहुत ही जल्दी। तो दोस्तों, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्या मदरसे की तालीम और एजुकेशन का तालीम, उर्दू स्कूल की एजुकेशन तालीम, क्या ये कॉम्बिनेशन मजीद तरक्की ला सकती है? अच्छा सवाल है जी। मुझे जहाँ तक लगता है, अरबी जी, जो मदरसे की जो अरबी है, अरबी जबान है, तो वहाँ पर जो अरबी सिखाते हैं, मैं मदरसे वालों से पहले मुखातिब होकर ये कहना चाहता हूँ कि मदरसे जो अरबी में हैं, अरबी मदरसे हैं, वहाँ पर अरबी के अलावा जो है असरी तालीम, जिसे हम ये जो हमारा सिस्टम है स्कूली तालीम, असरी तालीम का निज़ाम भी वो बना ले। क्योंकि आए दिन अभी कैसा हो रहा है, बच्चा वहाँ पर 24 घंटे असातिज़ा की निगरानी में रहता है, टीचर्स की निगरानी में रहता है, और माहौल भी वहाँ पर पढ़ने पढ़ाने का होता है। तो मुझे लगता है उर्दू स्कूल से ज्यादा अरबी मदरसे के अंदर अगर असली तालीम शुरू होगी, वहाँ पर स्कूली निज़ाम अगर कायम होगा, वो भी गवर्नमेंट परमिशन के साथ,
ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसा पढ़ने का नहीं। नहीं, ऐसे तो बहुत जगह पर अभी चालू है हाँ, मदरसे में कुछ मदरसों में चालू है हम्म, जो गवर्नमेंट परमिशन है, वरना कई मदरसे ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं है। वो सिखाते हैं उर्दू, कन्नड़, इंग्लिश सब सिखाते हैं, लेकिन वो दूसरे लेकिन स्कूल में परमिशन नहीं एडमिशन है। करके इधर आ जाए, हाँ, इस तरह कर तो दे। उस तरह से निजाम नहीं रहना चाहिए। वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन हो, अगर वहां बच्चा अरबी के साथ साथ परमिशन ली हुई स्कूल के अंदर उस माहौल में रहकर सीखेगा तो बहुत ही अच्छी तालीम उसे मिलेगी। और बिल्कुल। रही बात उर्दू की, तो अब मदरसे की, तो आए दिन अभी कैसा हो रहा है, अभी स्कूलों के अंदर फेस रिकग्निशन अटेंडेंस आ गया, अभी आने वाला है कुछ अच्छा। कुछ दिनों में, महीनों में या साल भर में। ये जून जुलाई से शुरू होने वाला था, तो टीचर्स की तकरार की वजह से वो थोड़ा बहुत पोस्टपोन हो गया है वो। तो वो जब सिस्टम आएगा तो असली तालीम यानी मदरसे की तालीम पर जो है ना बड़ा गहरा असर होगा। बिल्कुल वहां पर उनके लिए बच्चे ही नहीं मिलेंगे, बिल्कुल या फिर उनको मजबूरन तब असली तालीम वहां पर गवर्नमेंट परमिशन के साथ शुरू करनी पड़ेगी, पड़ेगी। या फिर बच्चा वहां से निकलकर सीधा जिस यहाँ स्कूल में उसकी एडमिशन है, वहीं जिस पर स्कूल में आएगा। उसका नाम है, वहां उसे आना जरूरी बन जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। वरना ये लोग टीचर्स क्या बोलेंगे कि इस बच्चे का नाम अगर आप यहाँ पर नहीं भेजना चाहते तो बराए मेहरबानी इसका दाखिला जो है आप निकाल को देते हैं, आपको ले ले जाएं, के जाओ। आप किधर लगाना चाहते हैं लगाएं। लगा। तब उस हाल में बच्चे की असली तालीम जो है वो अधूरी रह जाएगी। बेशक। या फिर उन्हें सिर्फ अरबी पढ़ेगा, सिर्फ या या फिर तो अरबी ना पढ़कर सिर्फ उर्दू सीधा पढ़। स्कूल में आएगा। तो मैं मदरसे वालों को बताना चाहता हूँ कि आप जहां पर भी मदरसा कायम कर रहे हो वहां पर पहले ये लो कि आप गवर्नमेंट का जो सिलेबस है उसको भी लेकर चलो, क्योंकि ये भी जरूरी है। अगर आप सिर्फ दीन सिखाओगे तो दुनियाई तालीम भी सिखाना जरूरी है। तो इसीलिए उनको और भी जो अभी टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं उसको भी लेकर उनको पढ़ाओ, तो इस पर फायदा भी होगा और भी आपके पास बच्चे आएंगे और भी आपकी मदरसा बढ़ेंगे, मदरसे की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो इस पर ही मैं जनाब से एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, पहले के उर्दू स्कूल को और आज के उर्दू स्कूल को क्या डिफरेंस है? तकरीबन एक 25 साल के पीछे आप जब उर्दू स्कूल में थे तो क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? जब हम तालिब इल्म थे जी। और आज में काफी ज्यादा फर्क आया है। तो तब हम जो है अपने उस्ताद की हर एक बात को तस्लीम करते थे, उनकी बातों को मान लेते थे, उनकी नसीहतों पर अमल करते थे। जब कभी वो मार और डांट से कुछ बताते थे तो हम अपनी इस्लाह के तौर पर उसे कबूल कर लेते थे, उनकी डांट को भी, उनकी मार को भी। लेकिन आए दिन अब माहौल बदल गया है। अभी जो है अगर कोई उस्ताद अपने बच्चे को कुछ अच्छी नसीहती बातें या अच्छे कलमात उनसे अच्छी बातें अगर उनसे यानी उनकी गलतियों पर अगर उसे टोका जाएगा, अच्छा इंसान बनने के लिए असातिज़ा जो है इस तरह से करते हैं कि उसकी गलतियों पर उसे टोकते हैं या फिर मारते हैं। अगर आज का माहौल ऐसा है कि अगर उसकी गलतियों पर अगर उसे टोका जाए तो बच्चा भी नहीं सुनता और बच्चे के पेरेंट्स भी जो है ना फौरन आकर हमसे जो है शिकायतें करते हैं और झगड़ा करते हैं कि हमारे बच्चों को इस तरह से आप बर्ताव न करें। तो माहौल में सिर्फ इतना ही बदलाव आ गया है। तो जितना इल्म पहले के उस्तादों के पास होता था, तो पहले के और अब के टीचर्स का भी मैं आपको मुआवजा करा दूं कि जितना इल्म पहले के टीचर्स पास होता था तो पूरे का पूरी मालूमात, पूरा इल्म जो है वो अपने बच्चों में जो है दाखिल करते थे, उसे डालते थे, यानी बच्चों को पूरा समझाते। आज बड़े बड़े डिग्री वाले टीचर्स हैं, ज्यादा से ज्यादा तजुर्बाकार हैं, मालूमात वाले हैं, लेकिन बच्चों में मुंतकिल करना ये अहम है। लेकिन उनके पास वो होना चाहिए नहीं, वो नॉलेज नहीं रहते, वो फिर सिर्फ नाम के लिए पैसे नॉलेज होती है, लेकिन कुछ टीचर्स के पास नॉलेज भी बहुत होती है लेकिन वो बच्चों में मुंतकिल नहीं कर पाते। क्यों नहीं बोलना चाहते? तो क्या मैं वही उन टीचर से यही कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर जो सलाहियतें हैं, अपने अंदर जो खूबियां हैं, अपने अंदर जो इल्म का जो जखीरा है वो पूरे का पूरा हम बच्चों में जो है मुंतकिल करना चाहिए। अगर नहीं तभी वो एक अच्छा टीचर कहला सकता है। वो नहीं देगा अभी तो अपना का जो नॉलेज है वो बच्चों तक नहीं शेयर करेंगे तो अपना नॉलेज भी खोएगा, दिन ब दिन वो दिमाग से निकल भी जाएगा। ऐसा मत करो टीचर्स, मैं यही बोलना चाहता हूँ। आप अच्छे से जो भी आपके पास नॉलेज है उसको जितना आप बताओगे स्टूडेंट्स सामने, आपका नॉलेज और भी इंक्रीमेंट होगा।
इंक्रीज होगा। तो इसी तरह मैं आखिरी और इसी तरह आप हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहते हो और हमारे उर्दू स्कूल के बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हो? मैं उर्दू स्कूल के टीचर्स और बच्चों को यही कहना चाहता हूँ जी कि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है। जी इस ज़बान ने हमें जो है एक एक पेशे के तौर पर हमें कबूल किया है बेशक। और इसके ज़रिए से हम रोज़ी कमा रहे हैं। तो मैं टीचर्स को यही कहना चाहता हूँ कि अपनी रोज़ी को हलाल करें हलाल करें, और बेशक ज़्यादा वो तो से जरूरी ज़्यादा है। जो है बच्चों को तालीम की तरफ मुतवज्जा करें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, उनके बच्चों के साथ जो है दोस्ताना ताल्लुकात कायम करें और बच्चों में इस तरह से घुल मिल जाएं कि वो आपको एक अच्छा बेहतर दोस्त मानने लगे और तालीम इतना बच्चों में मुंतकिल करें कि वो आगे चलकर एक बेहतर से बेहतर इंसान सबसे पहले बने, फिर उसके बाद एक अच्छा जो है ओहदे पर वो फायज हो जाए। बेशक ये बस तो यही सही। कहना चाहता हूँ और आपका जो अकबर पॉडकास्ट उनके व्यूवर्स से यही कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह ये जो पॉडकास्ट है बड़ा ही बेहतरीन पॉडकास्ट है। तो इस आपके व्यूवर्स व्यूवर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और इसमें जितने भी जिन जिन लोगों ने यहाँ पर इंटरव्यू दिया है उनकी बातों को गौर से सुने और उस पर अमल करें। बस यही कहना चाहता हूँ। जी शुक्रिया जी जनाब। जी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया और इसी के साथ में अशआर के साथ में बताए, जी जी लोगों उसको समझ सके इसका ये तर्जुमा है, इसका ये खुलासा है बोल के बहुत ही अच्छे अंदाज में बताए। और इसी तरह मैं हमारे व्यूवर्स को भी ये कहना चाहता हूँ, देखो उर्दू स्कूल के जो भी सवाल थे आपकी तरफ से जो आए थे हमने हमारे जनाब से पूछ लिया। आपको अगर कुछ भी अगर इससे भी कुछ आप हटकर आपके कुछ सवालत रहे कमेंट के जरिए हम ना बताए, हम उसी को इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में उर्दू के मुताबिक लाएंगे। तो इसी तरह तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम।